वर्गीकरण का आधार, तो हम जब पादपों में वर्गीकरण कर रहे थे तो हमने 3 कैटेगरी देखी थी, है ना। इसी तरीके से जब प्राणी जगत को हम वर्गीकृत करेंगे तो इसको भी हमने कैटेगराइज किया है, यानी कि हमने इसके भी डिफरेंट बेसिस लिए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने उन जो हमारे प्राणी हैं, जो जंतु हैं, उनको उस वर्ग में रखा गया है। तो हमने क्या आधार लिया है, बेसिकली हमने देखा है कि क्या उनके लक्षण हैं, किस तरीके से उनका शारीरिक संगठन है, किस तरीके से हम कहें कि उनकी सम्मिति है, या हम कहें कि क्या किस तरीके से वो रहन सहन करते हैं। इस आधार पे हमने क्या किया है, उनको वर्गीकृत किया है। तो जंतुओं को उनमें पाए जाने वाले क्या हैं, लक्षण, यानी कि जो उनमें फीचर्स पाए जा रहे हैं, जो उनमें लक्षण पाए जा रहे हैं, जो उनमें कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, उनके आधार पे हम इनको अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या है, शारीरिक संगठन, यानी कि किस तरीके से जो प्राणी हैं उनका शारीरिक संगठन हुआ है, मतलब वो बेसिकली किससे बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं, उत्तकों से बने हैं, या उनका पूरा एक तंत्र विकसित हो चुका है, किस तरीके से उनका शारीरिक संगठन हुआ है। तो पहला जो है वो है कोशिकीय स्तर, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल्स, यानी कि सेल्स जो हैं वो किस तरीके से उस प्रॉपर जो प्राणी है या जीव है उसका शरीर बना रहा है, उसका संगठन बना रहा है। तो कोशिकीय स्तर का जो संगठन है, कुछ जीवों में सभी उपापचय क्रिया, यानी कि जो भी उसमें मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हो रही है वो बेसिकली किससे संचालित हो रही है, सेल्स से हो रही है, कोशिकाओं से हो रही है। तो उपापचय क्रिया एक एवं अनेक, यानी कि एक कोशिकाएं भी उनकी उपापचय क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या अनेक कोशिकाओं द्वारा भी उनका पूरा शारीरिक संगठन बन सकता है, जिसमें कि उनकी डिफरेंट उपापचय क्रियाएं होती है। ठीक है, अर्थात इनमें जो स्तर है वो कैसा है, कोशिका स्तर है। यहाँ पर हम कुल मिलाकर के एक बात बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इन प्राणी जगत को किसी तरह से वर्गीकृत कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आधार लिया गया है वो लिया गया है कोशिका स्तर, यानी कि किस तरीके की जो कोशिकाएं पाई जा रही है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, या किस तरीके से उनकी उपापचय क्रियाएं किन किन कोशिकाओं के द्वारा हो रही है। क्लियर है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा और स्पंज। ठीक है, तो स्पंज और अमीबा का जो वो है मतलब संगठन है वो कैसा है, कोशिकीय संगठन है। फिर हम देखते हैं उत्तक स्तर का संगठन, यानी कि टिश्यूज के द्वारा। जब आपको पता ही है कि सेल्स जो है ना, सेल्स जब एग्रीगेट होती हैं तो एग्रीगेट यानी कि इकट्ठा होना, जब सेल्स एग्रीगेट होती हैं, कलेक्शन बनाती है, ग्रुप ऑफ सेल्स हम कहें तो उसको हम कहते हैं उत्तक, यानी कि कोशिकाओं का समूह। अब कोशिकाओं का समूह बनकर के एक उत्तक बना रहा है, और इसी उत्तक के संगठन को देखते हुए हमने जीवों को वर्गीकृत किया है। तो कुछ जीवों में कोशिकाएं संगठित होकर उत्तकों के रूप में कार्य करती है। क्या करती है, उत्तकों के रूप में कार्य करती है। इसे उत्तक स्तरीय संगठन हम कह रहे हैं। यानी कि अब जो क्रियाएं हो रही है वो बेसिकली किसके द्वारा हो रही है, टिश्यूज के द्वारा, उत्तकों के द्वारा। उसमें हम जब पहले देखा था तो हमने देखा था वहां पर कोशिकाओं के द्वारा किया गया है संगठन, और यहाँ पर कैसा किया गया है, कोशिकाओं का समूह बना करके उत्तक बनाया है, और एक पर्टिकुलर जो टिश्यू है या उत्तक है वो उसकी क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह के जो प्राणी हैं वो उत्तकीय संगठन में रखे गए हैं। इसके एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा अंग तंत्र। टिश्यूज होंगे तो धीरे धीरे क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, है ना। तो और अंग तंत्र स्तरीय संगठन, अनेक जीवों में जो अंग है वो मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र। टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से मिलकर के पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो अब जो भी क्रियाएं हो रही है वो एक पर्टिकुलर, जैसे जस्ट लाइक पाचन तंत्र, हम बोल सकते हैं ये क्या कर रहा है, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, और इस तंत्र के द्वारा क्या हो रहा है, क्रियाएं संभव हो पा रही है उन प्राणियों में। तो अनेक जीवों में अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, अर्थात प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। क्या बोला गया है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, या रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे श्वसन क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर तंत्र का एक पर्टिकुलर वर्क है, हाँ है ना। तो इस आधार पे भी जंतुओं को वर्गीकृत किया गया है।
फिर जैसे अब हम बोल सकते हैं, हमने देखा कोशिकीय स्तर पर, ऊतक स्तर पर और तंत्रों के स्तर पर हमने बांटा जीवों को। अब जो हम दूसरा देख रहे हैं वो है परिसंचरण तंत्र, यानी कि जो परिसंचरण तंत्र पाया गया है वो कैसा है, खुला है या बंद है, ठीक है, क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है। तो इसके आधार पर जंतुओं को दो समूह में बांटा गया। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन, ठीक है। तो इस तरह के जीवों में क्या होगा, जो रक्त का संचरण होगा उसमें कोई भी नलिका नहीं होगी, कोई वाहिनी नहीं होगी, वो ओपनली क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रक्त कोटरों में भरा होता है, मतलब इस तरह के कुछ कोटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो वाहिनियां नहीं निकली हुई, ये इस तरह की नलिकाएं नहीं है, ऐसे कोटर है और यहीं पर ही क्या है, ब्लड जो है कलेक्ट मतलब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, अक्यूमुलेट हुआ है, जिसमें कोशिकाएं व ऊतक दबे रहते हैं। और यहाँ पर क्या है, कुछ कोशिकाएं हैं, सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं, जिसके द्वारा खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है अकशेरुकी जंतु, यानी कि अकशेरुकी जंतु जो होते हैं उसमें किस तरीके का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा कि इस तरह के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में क्या डिफरेंस है, तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, उसमें कोई भी रक्त वाहिका या नलिकाएं नहीं पाई जाती है। जो रक्त है वो किसमें, कोटरों में होता है, वहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ ऊतक पाए जाते हैं, जिसके द्वारा वो क्या होता है, रक्त का संचरण होता रहता है, और यही क्या कहलाता है, खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब हम देखते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। डेफिनेटली इसमें क्या होगा कि कोटरों में तो है, लेकिन जो रक्त का प्रवाह होगा वो कैसे होगा, नलिकाओं के द्वारा होगा, वाहिनियों के द्वारा होगा। तो परिसंचरण के लिए यहाँ पर क्या है, धमनियाँ हैं, शिराएं हैं, ये पाई जाती है, यानी कि हम कहें कि रक्त नलिकाओं में रहता है, वहाँ पर कोटरों में था, यहाँ पर क्या होगा, रक्त नलिकाओं में है, यानी कि देखो एक क्लोज सिस्टम हो गया ना। मैंने अभी डायग्राम बनाया था, अब यहाँ से जो है ब्लड का फ्लो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या था, इस तरीके से कोटरों में जो है वो ब्लड जा रहा था और कोशिका और ऊतकों द्वारा वो क्या हो रहा था, परिसंचरित हो रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर एक क्लोज सिस्टम है, नलिकाएं बनी हुई है, वाहिनी बनी हुई है, और इसके द्वारा जो रक्त है वो फ्लो कर पा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों में चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कशेरुकी जंतु होगा। अब हम देख रहे हैं कि सम्मिति यानी कि सिमेट्री क्या है इसकी, है ना। सिमेट्री कैसी है, जैसे कि ये एक शेप है और आप इसको काट रहे हो, तो क्या ये दो भागों में विभाजित हो पा रही है ना। किस तरीके से, यदि मैं यूं काटूंगी तो भी ये हो पा रही है। तो इस तरह की सम्मिति और असम्मिति के आधार पे भी हम बांट रहे हैं। तो सम्मिति में हम देखेंगे दो तरह की होती है, तीन तरह की, सॉरी, है ना। असम्मिति, तो असम्मिति में क्या है कि जब जंतु को किसी भी केंद्रीय भाग से, है ना, यानी कि जिस तरीके से मैंने यहाँ केंद्रीय भाग से काटा है, तो ये तो क्या है, सम्मिति वाला है, यानी कि तो डिवाइड हो गया। अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती, यानी कि जब हम किसी भी जीव को या हम कहें कि जंतु को उसके केंद्रीय भाग से विभाजित करें तो वो दो बराबर भागों में नहीं बट रही है, तो इस तरह की जो सम्मिति है वो कैसे कहलाएगी, असम्मिति कहलाएगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे द्विपार्श्व सम्मिति। द्विपार्श्व यानी कि जो दो बराबर भागों में बट जाए, कैसे हो जाएगी, दो बराबर भागों में बट जाए जब उसको हम उसके केंद्रीय भाग से या केंद्रीय अक्ष से काटते हैं, ठीक है। जब किसी जंतु को एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा, एक ही अक्ष से गुजर रही है, यानी कि एक ही पॉइंट से गुजर रही है, और वो दो समरूप यानी कि समान आकार, है ना, हम बोल रहे हैं मतलब सेम शेप्स होनी चाहिए। जब उनको हम, जैसे मान लीजिए कि ये है, सॉरी, एक राउंड शेप है और ये अक्ष है ना, एक ही बिंदु से अपन काट रहे हैं और वो दो समान भागों में कट रहा है ना, तो इस तरह की जो शेप हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, द्विपार्श्व सम्मिति, यानी कि दोनों का जो पार्श्व होगा, जो दो मतलब भाग बनेंगे, वो दोनों आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे, क्लियर है। फिर आ गई अर्य सम्मिति। अर्य सम्मिति जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है। अब यहाँ पर और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो बच्चों, जब हमने यहाँ बोला कि जब किसी जंतु को एक ही अक्ष से, यानी हमने एक अक्ष लिया
और उससे हम काट रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब किसी भी केंद्रीय अक्ष, किसी भी, यहाँ अपन ने एक कॉमन पॉइंट रखा है, जबकि यहाँ पर अपन किसी भी केंद्रीय अक्ष से उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो गुजरने वाली जो प्राणी के शरीर की, जैसे बेसिकली ये जो डायग्राम है ना बच्चों, ये किसको फुलफिल कर रहा है, अरीय समिति। मतलब अपन इसको किसी भी केंद्र अक्ष से काट रहे हैं और ये समान भागों में विभाजित हो रही है ना। लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इस तरीके से देखो, ये जो होगी ना वो होगी द्विपार्श्व, यानी कि ये जो एक भाग ये है ना और एक भाग ये, और ऐसे ही अपन कर रहे हैं तो एक भाग ये और एक भाग ये। आया क्लियर है। अभी अपन डायग्राम के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ये क्या हो रहा है, जब अपन अरीय समिति, देखो असमिति में तो डिवाइड ही नहीं होगा तो अपन उसका डायग्राम नहीं बना रहे, बट जो अरीय समिति है, अरीय समिति में हमने देखो क्या बोला था, जो अरीय समिति है किसी भी केंद्रीय अक्ष से, है ना, किसी भी केंद्रीय अक्ष से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको कोई केंद्र दिख रहा है पर्टिकुलर, नहीं दिख रहा। हम इसको यहाँ से भी काट रहे हैं, हम इसको यहाँ से भी काट रहे हैं, हम इसको यहाँ से भी, देखो कोई भी अक्ष, एक अक्ष यहाँ पर आ गया, एक अक्ष यहाँ आ गया, इस तरीके से अक्ष चेंज हो गए, डिफरेंट अक्ष हो गए। लेकिन जब अपन इस क्रैब को काटेंगे तो यहाँ पर जो अक्ष है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, तो ये क्या हो गया, द्विपार्श्व समिति हो गई। और इसी तरीके से जब हम इसमें देखेंगे कि कोई भी अक्ष से काट रहे हैं अपन, तो ये क्या कहलाएगी, अरीय समिति कहलाएगी। क्लियर है चीजें। फिर हम देख रहे हैं कि द्विकोरक एवं त्रिकोरक संगठन क्या है, कि द्विकोरक और त्रिकोरक यानी कि जब कोई भी जनन जो है, मतलब जनन अंग है, वो कितनी मतलब कह रहे हैं कितने स्तर से बना हुआ है, मतलब उसमें बाह्य स्तर, अंतः स्तर या फिर 3 स्तर पाए जा रहे हैं। यदि हम द्विकोरक की बात करेंगे तो 2 स्तर होगा, बाह्य स्तर और अंतः स्तर। हम जब त्रिकोरक के स्तर बात करें तो त्रि यानी कि 3, है ना। देखो द्वि यानी कि 2 और त्रि यानी कि 3, है ना। तो त्रिकोरक यानी कि जो त्रिकोरक है, इसके अंदर 3 लेयर्स पाई जाएगी, जिसमें हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म की बात करते हैं, यानी कि अंतः स्तर, बाह्य स्तर और मध्य स्तर के बारे में बात करते हैं। तो द्विकोरक में विकास के दौरान 2 जनन स्तरों, देखो 2 जनन स्तर आ गए ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से विकसित होने वाले जंतु जो हैं वो द्विकोरक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्विकोरक कहलाएंगे। जैसे कि पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। अभी अपन सारे वर्ग आगे जाकर के जब नए नए भाग आएंगे तो हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा क्या है, सिलेंट्रेटा की क्या क्वालिटीज़ है, ये सब हम देखेंगे। त्रिकोरक विकास के दौरान 3 जनन स्तर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, से विकसित होने के कारण जो जंतु है वो क्या कहलाएंगे, त्रिकोरक कहलाएंगे। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। क्लियर हो गई। तो इस तरीके से ये देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पर जो ये लेयर है, एक हो गई बाह्य त्वचा, एक हो गई अंतः त्वचा। लेकिन जब अपन त्रिकोरक की बात करेंगे तो बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और एक है हमारी ये मेसोडर्म यानी कि मध्य स्तर। अब जो है प्रगुआ सिलोम, यानी कि किस तरीके से जो प्रगुआ सिलोम जो है यानी कि मेसोडर्म है, उसके ऊपर जो बेसिस है, उसका जो पूरा तंत्र है, या उस पर नहीं बेसिस है या एब्सेंट ही है, जो गुहा पाई जाती है वो एब्सेंट है मेसोडर्म के द्वारा, या हम कहें कि मेसोडर्म पे किस तरीके से जो है मतलब डिपेंड है, या फिर हम कहें कि वो डिपेंड नहीं है। इस आधार पर हम बांट रहे हैं। तो प्रगुई या फिर सिलोमेट। प्रगुई व सिलोमेट क्या होते हैं, ऐसे जंतु जिनमें देह गुहा, जो देह गुहा है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मेसोडर्म पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, आश्रित हो रही है। ठीक है, ऐसे प्राणियों को क्या बोल रहे हैं अपन, प्रगुही कह रहे हैं या फिर सिलोमेंट जंतु कह रहे हैं। यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि प्रगुही, प्रगुही यानी कि देह गुहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो देह गुहा किस पर डिपेंड हो रही है, किस पर आश्रित है, वो देह गुहा मेसोडर्म पर आश्रित है। और ऐसे जो प्राणियों को हमने वर्गीकृत किया है वो कैसे कहलाएंगे, प्रगुही या फिर सिलोमेंट कहलाएंगे। अब सेकंड थिंग क्या आई, कुटगुइक व स्यूडो सिलोमेंट, यानी कि आभासी सिलोमेंट। यानी सिलोमेंट जो है मेसोडर्म पर आश्रित नहीं है, लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा है कि हाँ वो मेसोडर्म पर आश्रित है,
तो क्या बोल रहे हैं, वे जंतु जिसमें देहगुहा मेसोडर्म पर आश्रित नहीं होती लेकिन आभासी ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है हमें कि ऐसे जंतु को हम क्या कह रहे हैं, कुटगुहिक। वो क्या करते हैं, एक कुटगुहिक बना लेते हैं, गुहा बना लेते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कुटगुहिक प्राणी कहते हैं। इन जंतु में मिथ्या देहगुहा पाई जाती है, यानी कि जो देहगुहा है जो मेसोडर्म पर आश्रित होती है, एक्चुअल में वो देहगुहा होती नहीं है, हमें सिर्फ आभास फील होता है, आभास ही लगता है। क्लियर है। फिर हम देखेंगे गुहिक या फिर एसिटोमेंट। देखो जब ए आ जाए ना, तो ए का मतलब क्या होता है, अ का मतलब क्या होता है, अभाव, है ना, और इसी ए का मतलब होता है एब्सेंट। तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर चीज़ को क्या करना है, क्लियर करना है हमारे पूरे माइंड स्टेटस के साथ में, कि हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कैसा है, कि हम इस चीज़ को क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या हमें सिर्फ रटना है। नहीं बच्चों, हमें रटना नहीं है, ठीक है। हमारा पूरा एजेंडा है कि हमें आपको रटाना नहीं है, हमें आपको सिखाना है ताकि आप आराम से आगे बढ़ सके बिना किसी रोक टोक के। तो हमने क्या देखा, गुहिक और एसिटोमेंट क्या है, कि एसिटोमेंट, अब यहाँ पर देहगुहा ही नहीं है। सबसे पहले हमने देखा कि जो देहगुहा है वो मेसोडर्म पर आश्रित है, फिर हमने देखा कि देहगुहा नहीं है, वो मेसोडर्म पर भी आश्रित नहीं है, लेकिन हमें आभास हो रहा है कि देहगुहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कुटगुहिक बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, देहगुहा है ही नहीं, तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको एसिटोमेट कह रहे हैं या गुहिक कह रहे हैं। भ्रूणीय विकास के दौरान कुछ जंतुओं में जो एक्टोडर्म स्तर है वो क्या करते हैं, पास पास आ जाता है, यानी कि जो एक्टोडर्म यानी कि जो बाहर की लेयर है वो क्या हो जाएंगे, एकदम नियरेस्ट आ जाएंगी, पास पास में आ जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, पास आने की वजह से इन दोनों स्तरों के बीच, यानी कि जो दोनों स्तर आप देख रहे हो उसमें क्या भर जाएगा, इसमें भर जाएगा आपका ग्रीसोगलिया, ठीक है। इसके अंदर ये ग्रीसोगलिया करके एक द्रव भर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, गुहा ही नहीं बन पाएगी। यानी कि मेसोडर्म तो आया ही नहीं ना, जब एक्टोडर्म ही क्या हुआ, आपस में स्तरीय हो गया। इस स्तरीय में क्या भर गया, ग्रीसोगलिया भर गया, और इसकी वजह से गुहा का जो है, देहगुहा का निर्माण ही नहीं हो पाया। तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, एसिटोमेंट जंतु कहलाते हैं। तो अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इससे और चीज़ें जो है, कहानी जो है क्लियर हो जाएगी। ये देखो जो प्रगुहा है, इसके अंदर ये क्या है, मेसोडर्म पर डिपेंड है। फिर कुटगुहिक, यहाँ पर देखो इस तरीके से ये मेसोडर्म नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये मेसोडर्म पर आश्रित है, उस तरह की गुहा बनी हुई है, लेकिन ये आभासी, एक्चुअल में ये मिथ्या है। फिर हम क्या कह रहे हैं, जो थर्ड वाला है, यहाँ पर तो मेसोडर्म देहगुहा बनी नहीं रही है। क्यों नहीं बन रही है, जो एक्टोडर्म है वो आपस में क्या हो गई, पास पास आती गई, इसमें एक द्रव भर गया, जिसकी वजह से देहगुहा का निर्माण हो ही नहीं पाया। तो ये समझ में आ गई चीज़ें। अब हम देखेंगे खंडीभवन यानी कि सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, सेगमेंट हो रहे हैं, भागों में टूट जा रहे हैं। तो अब जो कोई जंतु है उसको हम बाहरी सतह से तोड़ेंगे, लेकिन वो आंतरिक सतह से नहीं टूटेगा। फिर हम एक बाहरी सतह से काटेंगे, लेकिन वो आंतरिक सतह से भी कटेगा। तो इस आधार पर हम उसका खंडीभवन करेंगे, सेगमेंटेशन करेंगे। तो शरीर का खंडों में बटा होना, यानी कि जैसे कि ये एक शरीर है, ठीक है, अब इसको हम खंडों में विभाजित करके इस तरीके से क्या कर रहे हैं, खंड बना रहे हैं। क्लियर है कहानी। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, खंडीभवन कहलाएगी। खंडीभवन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। सतही खंडीभवन, इस प्रकार के खंडीभवन में जंतु केवल बाहर से खंडित दिखता है। दैट मीन जब मैंने इसको मतलब काटा तो क्या हुआ, ये बाहरी सतह से तो हमें ऐसे दिखेगा। देखो एक मिनट, हाँ ये ऐसे कर लेती हूँ, आंतरिक सतह, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये खंड हो गए हैं, मतलब बाहरी सतह से तो खंड हो गया, बट आप ये देख सकते हैं जो इसकी आंतरिक सतह है ये खंडित नहीं हुई, यानी कि जो उसकी ऊपरी लेयर है वो तो खंड में डिवाइड हो गई, बट जो इसका आंतरिक जो तंत्र है वो क्या हुआ, खंडित नहीं हुआ। तो ये कैसा होगा, सतही खंडीभवन, यानी कि जो ऊपरी सतह है वो ही सिर्फ खंडित हुई है। इस प्रकार के खंडीभवन में जंतु केवल बाहर से खंडित दिखता है, लेकिन अंदर से वे विभाजित नहीं होता। क्लियर है। इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो है सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सतही जो हमारा खंडीभवन है वो किस प्राणी में पाया गया है, तो आप बोल सकते हो सिलेंट्रेटा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर
वास्तविक खंडी भवन यानी कि जो एक्चुअल में होता है, दैट मीन्स हमने ये जो इसका खंड किया, ये देख लो ऐसे। तो अब जब मैं इसको काटूंगी तो ये इस तरीके, हाँ चलो एक ही खंड बता देती हूँ, ये इस तरीके से खंडित हो गया। यानी कि देखो इसकी आंतरिक त्वचा भी हुई है और बाहरी स्तर भी, मतलब आंतरिक स्तर भी हुआ और बाहरी स्तर भी क्या हुआ, खंडों में विभाजित हो गया। इस प्रकार के खंडी भवन में न केवल बाहरी आवरण किंतु अंदर का जो आंतरांग है, यानी कि जो अंदर का जो शरीर बना हुआ है, वो भी क्या होगा, हर खंड में दोहराए जाएंगे। देखो एक खंड, दो खंड, ऐसे बहुत सारे खंड बन सकते हैं। तो इस तरह का जो खंडी भवन है वो एक्चुअल खंडी भवन या फिर ट्रू सेगमेंटेशन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है एनीलिडा। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि पृष्ठरज्जु, जो पृष्ठरज्जु पाई जाती है नहीं पाई जाती है, उस आधार पर भी हम प्राणियों को क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। पृष्ठरज्जु की जो उपस्थिति है या अनुपस्थिति है, उस आधार पे जो जंतु है वो दो प्रकार से बांटे जाते हैं। अपृष्ठवंशी यानी कि नॉन कॉर्डेटा, ऐसे जंतु जिसमें पृष्ठरज्जु, ठीक है, नहीं पाई जाती, यानी कि पृष्ठरज्जु क्या है, नहीं पाई जा रही है, वो क्या कहलाते हैं, अपृष्ठवंशी कहलाते हैं। इसी तरीके से हम बात करें पृष्ठवंशी, तो ऐसे जंतु जिनके जीवन में किसी न किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है, यानी कि पूरी होल लाइफ में कोई ऐसी अवस्था आएगी, ऐसी स्टेज आएगी जब पृष्ठरज्जु का निर्माण होगा या उपस्थित होगी। तो ऐसे जो जंतु है वो पृष्ठवंशी या फिर कॉर्डेटा कहलाते हैं। ठीक है। अब हम देख रहे हैं, अब हमारा ये हो गया कि किस तरीके से हमने वर्गीकरण किया। पार्ट 1 में हमने देखा था शारीरिक संगठन, परिसंचरण तंत्र, इसके बाद समिति, उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरीके से जनन स्तर बना हुआ है। पार्ट 2 में हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो है प्रगुही बना है ना, और कूटगुही बना है या अगुही बना है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हमने क्या किया, खंडी भवन सेगमेंटेशन किया। फिर हमने देखा कि पृष्ठरज्जु की उपस्थिति है या नहीं है। इस आधार से या इस तरीके से हमारा क्या हो गया, जीव जगत के वर्गीकरण का आधार हमने खत्म कर लिया। अब हम बढ़ते हैं किसके साथ, संघ के साथ में, यानी कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कि जो जो जंतुओं का संघ बना है ना, तो जैसे कि संघ पॉरीफोरा। ठीक है। तो रॉबर्ट ग्रांट ने, ठीक है, जो रॉबर्ट ग्रांट हैं, उन्होंने 1825 या 1825 में इनके जंतु होने की पुष्टि करी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पॉरीफोरा है उनकी पुष्टि किसने करी, किस वैज्ञानिक ने करी, तो आप क्या बोलेंगे, रॉबर्ट ग्रांट ने करी। कौन से ईयर में करी, 1825 में, यानी कि 1825 में करी। पॉरीफोरा संघ की स्थापना करी। इनको सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है, हम स्पंज बोलते हैं, इसको स्पंज भी कहा जाता है। पॉरीफोरा को जो शाब्दिक अर्थ है वो कैसे बना है बच्चे, जो पॉरीफोरा है वो पोरस यानी कि कुछ ऐसे छिद्र, पोरस यानी कि हम कहते हैं ना कोई चीज पोरस है, छिद्र नुमा है, तो पोरस का मतलब होता है पोर यानी कि छिद्र। ठीक है। फियर यानी का होता है टू बियर यानी कि वो भालू वाला नहीं समझना है यहाँ पे। ठीक है। बियर का मतलब होता है रिटेन करना। ठीक है। इसका मतलब होता है रिटेन करना, यानी कि मतलब हम बोल सकते हैं कि उसमें हमारे पास प्रेजेंट है ना, तो बियर करना है यानी कि रिटेन करना, यानी कि उपस्थिति, हम बोल सकते हैं उपस्थिति, है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि ऐसे जंतु है ना जिसके शरीर पर छिद्र है, यानी कि जो ग्रहण करता है या अपनी बॉडी पे, उसकी बॉडी पर क्या है, छिद्र उपस्थित है। तो पॉर फियर का मतलब हो गया कि पॉर यानी कि छिद्र, फियर यानी कि बियर करना, उपस्थिति रखना। तो इस तरीके से हम इनको क्या बोल रहे हैं, छिद्रधारी बोल रहे हैं, यानी कि पोरस स्ट्रक्चर इनका होता है, छिद्रनुमा इनका स्ट्रक्चर होता है। ये संघ जो है लगभग 10,000 जातियां हैं इनमें, मतलब 10,000 के लगभग क्या होती है इनकी स्पीशीज प्रेजेंट है। ये स्थानबद्ध व व्रंतहीन होते हैं, मतलब ये स्थानबद्ध यानी एक पर्टिकुलर स्थान पर ही रहना पसंद करते हैं और व्रंतहीन होते हैं। इसके साथ ही ये लवणीय व असममित। देखो हमने पहले जब वर्गीकरण देखा था तो हमने पहले ही बता दिया था कि जब तक आप वो चीज़ नहीं देखोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आपको असममित का मीनिंग पता है तो आप इजीली
क्लियर कर सकते हो कि हाँ इसको हम किसी अक्ष से काटेंगे तो ये दो समान भागों में नहीं बटेगा, पहली बात। और ये कैसा है, लवणीय, यानी कि लवणीय जो वातावरण होगा उसमें इजीली क्या रहेगा, सरवाइव कर पाएगा। क्लियर है। इनकी शरीर की जो सतह है उस पे असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, तभी तो हम इसको पोरस कह रहे हैं, स्पंज कह रहे हैं। जब आपने फॉर्म देखा है, एक तरह का ऐसा फॉर्म देखा होता है ना, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं और पानी स्क्वीज कर लेता है, वो ही सेम जो है इन्हीं का क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया से वो बना हुआ है। इनको हम क्या कहते हैं, इन छिद्र को, जो बहुत सारे, जो जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक बॉडी बनाई, इस पे बहुत सारे छिद्र बना दिए, ठीक है, ये छिद्र बनाए, इस छिद्र को हम क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया कह रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिया कह रहे हैं। ऑस्ट्रिया स्पंज गुहा में खुलते हैं। अब ये जो ऑस्ट्रिया है वो कहाँ पर खुलेंगे, मतलब इनकी ओपनिंग कहाँ होगी, कहाँ गई, ये स्पंज गुहा, जो स्पंज होगी यानी कि इस गुहा में, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्पंज गुहा, ठीक है। यानी कि जो पोरस शरीर है उसको, छिद्र को हम ऑस्ट्रिया कह रहे हैं। ये जो ऑस्ट्रिया, इसकी ओपनिंग कहाँ होगी, स्पंज गुहा के अंदर होगी। फिर हम देख रहे हैं इनका शारीरिक संगठन। अब आ गया क्वेश्चन, आपसे पूछ लेंगे कि संघ पोरिफेरा का संगठन कैसा है, उत्तकीय है, अंग तंत्र से बना हुआ है, कोशिकीय है। तो आपका आंसर क्या आएगा, इनका जो शारीरिक संगठन है वो कैसा है, कोशिकीय स्तर है। यानी कि इनका जो बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उपापचय क्रियाएं हो रही है, वो किसके द्वारा हो रही है, कोशिकीय स्तर के द्वारा हो रही है। तीन बात आ गई अपने पास। एक तो क्या आ गई कि ये कैसे हैं, असममिति वाले हैं, यानी कि इसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, ये असिमेट्रिकल है। सेकेंड थिंग हमने देखी कि ये कोशिकीय स्तर का बना हुआ होता है। थर्ड थिंग हमने देखी कि इसमें छिद्र पाए जाते हैं जो कि स्पंज गुहा की तरफ खुलते हैं। अब आपको बेसिकली इसका फंक्शन पता लगेगा कि इसमें छिद्र क्यों होते हैं, क्यों अपन स्पॉन्जिस को हम बोल रहे हैं, क्यों ये आंतरिक गुहा की तरफ या इसकी जो स्पंज गुहा है इसकी तरफ खुल रहे हैं। तो ये प्राणी एक द्विकोरिक होते हैं। क्या होते हैं, द्विकोरिक। द्विकोरिक यानी कि इसमें 2 लेयर्स पाई जाएगी, अंतः और बाह्य त्वचा, ठीक है। हमने पहले देख लिया द्विकोरिक यानी कि इसमें 2 जो है त्वचा पाई जाएगी, एक तो बाह्य त्वचा, ठीक है, और एक आंतरिक त्वचा, यानी कि इसमें मेसोडर्म नहीं पाई जाती। क्लियर है। फिर इनके शरीर में जो नाल तंत्र है उसकी प्रणाली होती है, यानी कि जो तंत्र बना हुआ है वो कैसा है, नाल तंत्र कहलाता है, जो कि ऑस्ट्रिया से प्रवेश कर, ऑस्ट्रिया यानी कि जो नाल तंत्र है, यानी कि ये इस तरीके से नाल तंत्र है, इस छिद्रों से होता हुआ कहाँ जाएगा। आपको पता है कि जो छिद्र उसकी ओपनिंग कहाँ है, स्पंज गुहा में है। तो ये जो नाल तंत्र है, ठीक है, ये नाल तंत्र ऑस्ट्रिया से जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा, स्पंज गुहा में खुलेगा। क्या होगा, जल परिवहन का यह मार्ग भोजन, ठीक है, श्वसन और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक है। तो क्या होगा, इसके द्वारा जो जल का क्या होगा, परिवहन होगा। इस परिवहन से क्या होगा, भोजन में उनको हेल्प मिलेगी, श्वसन क्रिया में उनको हेल्प मिलेगी, और अपशिष्ट पदार्थों में को जो बाहर एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं, उनमें भी इसको हेल्प मिलेगी। किसको, पोरिफेरा को, ठीक है। स्पंज गुहा व नाल तंत्र कॉलर कोशिकाओं से, क्योंकि इसका संगठन कैसा है, कोशिकीय है, तो इनका जो तंत्र है वो कैसे बनेगा, है ना, किसके द्वारा होगा, कॉलर कोशिकाओं के द्वारा बना है, जिसको हम कॉइनोसाइट भी कहते हैं। तो यानी कि आपके पास 4 क्वेश्चन हम बना लिए, ठीक है। क्या क्या बना लिया हमने, असममिति पाई जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड थिंग आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कैसा, इसका जो शारीरिक संगठन है वो कैसा है, कोशिकीय है। कोशिकीय भी है तो किस तरह का है, तो आप बोलेंगे कॉइनोसाइट है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे कि क्या ये जो है इसमें जो स्तर है वो किस तरह के हैं, तो 2 स्तर पाए जाते हैं, इसलिए अपन द्विकोरिक हम इसको कह रहे हैं। इसके अलावा हमने जब इसकी संरचना की बात करी तो ये छिद्रनुमा होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो रहा है कि ये जो छिद्र हैं वो इसकी स्पंज गुहा की तरफ खुलते हैं। फिर हमने कहा एक नाल तंत्र होता है जो कि जल के परिवहन में सहायक है, ये छिद्रों के द्वारा स्पंज गुहा की तरफ खुलता है। इससे क्या हेल्प होगा, उसको भोजन में हेल्प होगा, उसकी श्वसन क्रिया में हेल्प होगा, और इसी के साथ में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका एक्सक्रीशन भी ये इसी के द्वारा करेगा। इसमें जो अंतरीय कोशिका है वो पाचन होता है। इनके शरीर में सिलिका, कंटिकाओं तथा स्पंजन तंतुओं का अंतः कंकाल
क्या होता है, मतलब इसमें जो इंटरनल जो स्केलेटन है, ठीक है, अंतः कंकाल है, वो सिलिका कंट्रिकाओं तथा स्पंजन तंतुओं का बना हुआ होता है। ये उभयलिंगी जनन विखंडन द्वारा, मतलब जो इनमें जो जनन क्रिया है, आपसे पूछा जा सकता है, पोरफोरस अंग है, इसकी जो जनन क्रिया है वो विखंडन द्वारा यानी कि अलिंगी, और हम बोल रहे हैं, और लैंगिक जनन जो है वो युग्मकों के संलयन द्वारा, यानी कि इसमें हम कहें कि असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है। यानी कि अलैंगिक जनन भी हो रहा है जिसमें हम खंडी ये कर रहे हैं, विखंडन कर रहे हैं, और इसमें लैंगिक जनन भी पाया जा रहा है, सेक्सुअलिटी भी पाई जा रही है, जो कि युग्मकों के संलयन द्वारा होती है। नर युग्मक आएगा, मादा युग्मक होगी, आपस में निषेचन की क्रिया करेंगे और एक युग्मनज का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये उभयलिंगी प्राणी भी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी प्राणी होते हैं। परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, जो इनका परिवर्धन है वो इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात जो लार्वा अवस्था में पाई जाती है। यानी कि जब इनमें जो परिवर्धन होगा, जो डेवलपमेंट होगा, जो ग्रोथ स्टेज होगी, वो कैसी होगी? लार्वा के रूप में होगी। कैसे होगी? लार्वा के रूप में। ठीक है, लार्वा को एम्फिनोनोस्टुला और यूस्फंजाई आदि जो एग्जाम्पल है, जो लार्वा है वो किसका एग्जाम्पल है? एस्फिनोस्टुला और स्पंजा आदि में ये पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आज हमने देखा, वर्गीकरण हमने पूरा समाप्त कर लिया कि किस तरीके से प्राणी जगत को वर्गीकृत किया गया है, और इसी के साथ में हमने देखा संघ पॉरीफोरा। तो संघ पॉरीफोरा की देखो बच्चों, ये जो क्वालिटीज़ है, जो फीचर्स है ना, आप यूँ टिप्स पे याद करो। इसीलिए मैंने पैराग्राफ में नहीं किया, क्यों? ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो और आप उस जो वर्गीकरण हमने पढ़ा है उससे आप कोरिलेट कर सको चीज़ों को। क्लियर है? तो हमने देखा कि संघ पॉरीफोरा कैसा है ना, उसमें क्या क्या फीचर्स है, किस तरह की वो छिद्रनुमा संरचना है तो क्यों है, किस तरीके से ज़रूरत हो रही है, शारीरिक संगठन कैसा है ना, असमिति कैसी है उसकी। इसके अलावा हमने देखा कि वो द्विकोरिक है। इसके अलावा हमने देखा वो लवणीय जो है वातावरण में रहता है। इसके अलावा हमने देखा कि निषेचन की क्रिया कैसे हो रही है ना, अलैंगिक जनन पाया जा रहा है या कि लैंगिक जनन पाया जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि ये उभयलिंगी भी होते हैं, और जो इनका परिवर्धन होता है वो लार्वा के रूप में होता है, और जो इसका एग्जाम्पल है वो है एम्फिनोस्टुला और यूस्पोंजिया। क्लियर है? तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में, नए संघ के साथ में। जब तक आपको क्या करना है, यहाँ तक का पूरा अच्छे से बच्चों कवर कर लो सीरियसली, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना प्राणी जगत, ये जैसे जिस तरीके से हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था वो हमारे लिए इजी हो गया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, है ना। ऐसा नहीं कह रही कि प्राणी जगत वास्ट नहीं है, लेकिन जो प्राणी जगत है ना उसमें स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है, संघ बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट लेवल पे है। तो यदि आप अभी से नहीं पढ़ोगे ना मेरे साथ साथ, तो आप क्या कर जाओगे, जैसे मैं तो करती जाऊंगी, चीज़ें क्लियर कर रही हूँ मैं, लेकिन आपकी मेहनत भी तो ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ चलते रहना है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नोट्स बनाना है, प्रॉमिस ना। फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ में। धन्यवाद।